हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। उसमें हमने जिक्र करा था फिजिकल स्टेट क्या होता है, यानी किस अवस्था में ईथर पाए जाते हैं, उसके मेंबर के बारे में जाना था। कलर कैसा होता है, ऑर्डर कैसा होता है, ये जाना था। डेंसिटी के बारे में स्टडी किया था, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में स्टडी किया था और सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी किया था। आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास टॉपिक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और द केमिकल प्रॉपर्टी एंड फाइनली यूज, कैसा यूज है उसका, ये जानने की कोशिश करते हैं। उस कंपाउंड के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। आइए आप समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली डिपेंड्स ऑन द एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन and due to the oxygen having lone pair of electrons and by the rupturing of bond or cleavage of bond between carbon oxygen, ये तीन तरीके से रिएक्शंस हो सकते हैं किसी भी ईथर से। कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं? जब हम ईथर की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये स्केलेटन बन जाना चाहिए कि ईथर हमारे पास ऐसा होता है। अगर ईथर इस तरीके से होता है तो या तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इसके वजह से हो सकता है या ऑक्सीजन के वजह से हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये लेविस बेस की तरीके से काम करेगा, ये बात भी हमें पता है। या इसके बीच बॉन्ड रप्चर होने से भी हो सकता है, यानी बॉन्ड टूट जाए तो कोई रिएक्शन दे दे। अब हमें समझना होगा कि वो कौन कौन से रिएक्शन है, कैसे। पहली बात तो ethers do not give reactions, chemical reactions at ordinary conditions. It gives reactions at specific conditions. That means if you will apply different types of conditions, that it will give reaction. And the reactivity of ethers and chemical properties, in case of chemical properties, when we will study about the reactivity of ethers is lesser than that of alcohol. Alcohol से इसकी reactivity कम होती है, ये बात भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ कंडीशंस के अंदर रिएक्शन देता है, वो कौन से कंडीशंस होते हैं, इस कंडीशंस को याद रखना है। हमेशा मैंने कहा है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें रिएक्शंस में उसकी कंडीशंस को मेनली फोकस करना है। जैसे हम जान सकते हैं कि हाँ ये किस टाइप का रिएक्शन देगा, तभी हम रिएक्शंस को आगे याद रख सकते हैं। क्लियर? आइए समझने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहला हमारे पास होता है जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कहा है कि या तो एल्किल ग्रुप की वजह से हो सकता है, या ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, या बॉन्ड रप्चर होने की वजह से हो सकता है। जो कार्बन और ऑक्सीजन इसके बीच बॉन्ड रप्चर हो जाए, क्लीवेज हो जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पहले एल्किल ग्रुप के कैसे होंगे। तो अगर एल्किल ग्रुप के वजह से रिएक्शन हो सकता है तो हम हेडिंग पहला लिख सकते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप। यहाँ पे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, या यहाँ पे हम लिख दें फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। अगर आपने ये चीज लिख रखा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप, तो जितने रिएक्शन होंगे हमें किस पे करना है, ये चीज ध्यान रखिए कि कैसे रिएक्शन देगा। डेफिनेटली अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया तो ये चीज देख करके ही समझ में आ जाता है कि अगर हमारे पास ये एल्किल ग्रुप है, सपोज इसका पहला मेंबर हम ले रहे हैं CH3OCH3, इसमें है क्या हमारे पास, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है विद सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हमारा सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, तो रिएक्शन कैसा देगा, इस ग्रुप से ये काउंटर रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकता है। क्यों प्रतिस्थापन नहीं किया, अगर हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं तो इनकमिंग ग्रुप आएगा, इसीलिए
ये हमेशा बात याद रखना होगा कि रिएक्शन को देख के समझ में आ जाना चाहिए, माइंड में हमारा चलना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, उसके टाइप्स है, कौन से रिएक्शन से ये कर लीजिए, तभी जाकर के आपका दिमाग शार्प होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसा कि हमने लिखा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप, यानी जो रिएक्शन होगा एल्किल ग्रुप पर, एल्किल ग्रुप क्या रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन देगा, प्रतिस्थापन है। इसमें भी पहला पॉइंट लिखते हैं हैलोजिनेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ओके। यहाँ पे आपने हैलोजिनेशन लिख दिया। हैलोजिनेशन में हम बात करते हैं, हैलोजिनेशन में मेनली हम क्या लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लेंगे एंड ब्रोमीन लेंगे। ये चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन देता है। When chlorine and bromine treated with ethers in dark conditions, हमेशा याद रखेंगे, जब क्लोरीन और ब्रोमीन का ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं, ईथर से करते हैं, डार्क में करते हैं, उस कंडीशंस में ये अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। अब बात यहाँ आई कि अल्फा सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, ये बात समझने की। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अल्फा समझने के लिए सपोज आपने लिखा CH3 CH2O CH2 और CH3 डाई एसिड ईथर, और आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लोरीन से रिएक्शन करना है। किसमें रिएक्शन करना है, कंडीशन डार्क में रिएक्शन करना है, ध्यान दीजिएगा। देन द क्लोरीन एटम will substitute the hydrogen from here. This is alpha carbon, and the hydrogen attached with this carbon is known as alpha hydrogen, and the product given out is known as alpha substituted product। कहने का मतलब यहाँ जब डार्क में हम क्लोरीन का ट्रीटमेंट किसी ईथर से कर देंगे तो ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच होता है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो हाइड्रोजन आपके इस दो कार्बन से रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर? और जो प्रोडक्ट देगा वो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट हमारा कैसा होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। विद द एलिमिनेशन ऑफ HCl को एलिमिनेट करते हुए रिएक्शन देगा। तो सपोज ये दोबारा रिएक्शन करा, पहले इधर से सब्स्टिट्यूट करा, फिर इधर से सब्स्टिट्यूट करा, या पहले इधर से फिर इधर से, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CH2 था, एक हाइड्रोजन हटा दिया, Cl आ गया, HCl बाहर हो गया। फिर आपके पास ऑक्सीजन जैसे था वैसे लिखिए CH2 एंड CH3 लिखिए। आपको लग रहा है कि और भी रिएक्शन दे सकता है, डेफिनेटली और दे सकता है। फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से आप इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए, फिर HCl को ये लाइब्रेट करेगा और फिर बना देगा CH3CHClO एंड CH3। आप सोच रहे ये हाइड्रोजन है, इसको भी हटाना, डेफिनेटली रिएक्शन को आगे इंक्रीज करते जाइए, बढ़ता चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, ओके। अब एक कंडीशन और है, इन केस ऑफ डार्क दिस गिव्स ओनली अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑन द हाइड्रोजन present in ether substituted by chlorine to form chloroproduct। कहने का मतलब जितने भी आपके हाइड्रोजन होते ईथर से, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, सभी हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। लेकिन हम क्या करें, इस डार्क के जगह पे हम क्या ले लें, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा दे तो दोनों रिएक्शंस में डिफरेंट है। इसी रिएक्शंस को अगर CH3CH2O CH2CH3 है और क्लोरीन से आपने और यहाँ पे सनलाइट ले लिया डार्क के जगह पे सिर्फ, तो सभी के सभी हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। सभी के सभी अगर सब्स्टिट्यूटेड हो गया तो किस टाइप का प्रोडक्ट देगा, ये बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CCl3CCl2O CCl2CCl3, सभी के सभी हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूटेड कर दिया। कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे आपके पास 10 HCl आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
10 HCl यहाँ पे, 10 क्लोरीन यहाँ पे, 10 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये रहा आपका प्रोडक्ट कि आपने देखा कि कैसे बना दिया। इसका नाम जो होगा पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, इसका नाम क्या होगा? पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। क्लियर? आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आपने देखा डार्क में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, बट सनलाइट के प्रेजेंस में सभी के सभी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कैसा प्रोडक्ट आप बनाना चाहे, हमेशा कंडीशंस को फॉलो करेंगे। ओके, अगर इसी की बात समझ में आ गया तो नेक्स्ट एक रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, इसी में पढ़ लेते हैं। बस इसके 2 रिएक्शन हम पढ़ेंगे, 2 कैसे पढ़ेंगे ये कर दूं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इसी का एक रिएक्शन है जो हमने एल्किल ग्रुप को इन्वॉल्व किया है इसको लेकर के। तो यहाँ पे क्लीवेज रिएक्शन भी हमारा हो जाता है, हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट करता है, कार्बन भी पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन। तो इसको अगर क्लीवेज में रखते तब भी बेटर होता है, लेकिन हम यही पे रिएक्शन कर देते हैं कंबुशन रिएक्शन। कंबुशन रिएक्शन क्या होता है? ईथर्स आर वोलेटाइल एंड हाईली इन्फ्लेमेबल। ईथर हमारा क्या होता है? वोलेटाइल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। दे बर्न इन एयर और इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में या एयर के साथ में बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब ईथर को आप बर्न करेंगे, व्हेन ईथर बर्न, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं 2 पॉइंट का कंबुशन। कंबुशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। ठीक है, कंबुशन की बात करते हैं तो बर्न विद, यहाँ पे हम लिख देते हैं बर्न विद एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O। कहने का मतलब जब इसको आप बर्न करेंगे ईथर को, तो ये एयर या ऑक्सीजन में, तो वो बर्न होकर के आपका क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। आइए समझते हैं, जैसा आपने लिखा था C2H5 और फिर OC2H5 और इसका ऑक्सीजन के साथ में आप बर्न कर दें। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ में आप बर्न करेंगे तो हमने क्या कहा सबसे पहले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, 2 ही चीज बनाएगा। तो आप बना दीजिए CO2 और प्लस H2O बना दीजिए। अब इनको बैलेंस करने की, हाउ विल यू बैलेंस? टोटल कार्बन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, टोटल ऑफ हाइड्रोजन 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 to the 8 और 5 13, 6 to the 12 1 13। Clear? This reaction is balanced reaction. Okay? I hope आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये बैलेंस करना चाहिए। ठीक, तो दोनों चीज देगा, ये चीज आपने देखा कैसे देखा। जब ये चीज पढ़ लेते हैं, अब हम रिएक्शन को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप, अब हम रिएक्शन लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू द इथेरियल ऑक्सीजन। ओके, रेड कर दूं। ये सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्शन ड्यू टू द इथेरियल ऑक्सीजन। ये सेकेंड पॉइंट है, रिएक्शन ड्यू टू द इथेरियल ऑक्सीजन। किसी को कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज इथेरियल ऑक्सीजन। ईथर इज नोन एज ड्यू टू द विद ऑक्सीजन। ठीक है, ईथर आप इसीलिए कहते हैं, इसी ऑक्सीजन के वजह से कहते हैं कि दोनों गैस की बैलेंस ये 2 एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई। यही कि अगर एक हाइड्रोजन से होता और एक एल्किल ग्रुप से होता तो आप इसको ईथर ये ऑक्सीजन नहीं कहते, फिर तो वो एल्कोहल हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसी वजह से इसके वजह से रिएक्शन होना, यही हमारा इथेरियल ऑक्सीजन है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर लिखा R इस तरीके से लिखा और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इससे ये चीज आप जानते हैं।
लोन पेयर है, इसीलिए ये लेडीज बेस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैन गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड विद बेस। ओके, ये बेस के ये आपका एक बेस है, ये एसिड के साथ में रिएक्शन कर सकता है और साल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। और लेडीज बेस या एसिड की यही डिफिनीशन से प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर का उन्होंने रोल दिया था। प्रोटॉन डोनर जो आपका होता है वो लेडीज बेस होता है। तो ईथर इज अ लेडीज बेस बिकॉज ऑक्सीजन कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो आपके लोन पेयर है इसको डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको लेडीज बेस जानते हैं। क्लियर? और लेडीज बेस जानते हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। When ether is exposed to air, it forms peroxide. Why it forms peroxide and how it forms peroxide? The lone pair of electrons present on the ethereal oxygen can donate the oxygen of air to form coordinate bond and known as peroxide. Peroxide is highly explosive इवन इन लो कंसंट्रेशन। और जो पेरोक्साइड होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है लो कंसंट्रेशन पर भी। बात समझ में आ रहा है? बात समझिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ईथर है, और ईथर को मैंने क्या बोला कि अगर इसको एक्सपोज कर देते एयर में या खुला छोड़ देते हैं तो जो एयर के ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ में ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करता है ये बात समझने के लिए आपको छोटा सा एक स्केलेटन हम बनाते हैं। एग्जांपल आप दीजिएगा आर ये सिमेट्रिक हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, प्लस ऑक्सीजन O2 इसके साथ में आपको रिएक्शन करना है। आपके क्या लेना है, एयर एंड लाइट, ठीक, एक्सपोज कर दिया आपने हवा में। ठीक है, आपको एक ऑक्सीजन चाहिए तो इसको हाफ O2 के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ये एरो से आपको दिखाना नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। और ये बन जाएगा आर ऑक्सीजन और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज पेरोक्साइड। क्या जानते हैं इसको? पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं। एंड पेरोक्साइड इज हाईली एक्सप्लोसिव। क्या होता है? ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। एक चीज जान जाइएगा, पेरोक्साइड ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है इवन एट लो कंसंट्रेशन। कम सांद्रता पर भी ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। कहने का मतलब विस्फोटक होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? विस्फोटक होता है। क्लियर? ये जान लीजिए। लेकिन ये आपके बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं होते, ये बात समझ लीजिए। क्लियर? तो ये दो रिएक्शन आपके थे। जो पहला है आपने लिखा था उसमें और उसके बाद जो आपने रिएक्शन ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन इसके लिए आपने लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन कैसा है ये बात हमें समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन साल्ट। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी में पहला आपने लिया था रिएक्शन विद, क्या लिया था, या फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड आपने देख लिया था। और इसी का दूसरा हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन साल्ट। इसका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन साल्ट। वी हैव ऑलरेडी studied that ethers are Lewis base. Why Lewis base? Because on the oxygen two lone pairs of electrons are present that can kiss to any acid to form salt. मैंने पहले ही कहा था इस चीज को कि ईथर ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी को भी ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। डोनेट उसी को करेगा जिसको नीड होगी और नीड से
अब ये जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। लेकिन साल्ट से पहले हमने क्या लिखा, ऑक्सीनियम साल्ट। ऑक्सीनियम साल्ट का मतलब ये हो कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। ये बात कैसे समझेंगे इसको। अब आइए हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देन एसिड और when ether react with strong acid like HCl, H2SO4, concentrate H2SO4 in cold to form oxygen charge। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा ईथर, हिंदी में बोल रहे, जब ईथर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड करने, नॉट हीट, कोल्ड करने के बाद, यानी कोल्ड होना चाहिए, ठंडे में अगर रिएक्ट करता है तो कैसा साल्ट बनेगा, ऑक्सीजन साल्ट बनेगा। और वो ऑक्सीजन साल्ट कैसा होता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने लिखा R और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात हम जानते हैं। प्लस इसका रिएक्शन आपने किया HCl और कोल्ड में आपको रिएक्शन करना है, नहीं ठंडे में रिएक्शन करना है, बहुत ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। और ये जो HCl वगैरह होगी ये क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड। इसके साथ में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को दे करके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये इस कंडीशन में होगा ROR और फिर H, ये होगा पॉजिटिव और इसके ऊपर आपके पास क्लोराइड होगा वो आपके नेगेटिव। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर ना होकर के कई बार इसको कहाँ दिखाया जाता है, इसके ऊपर दिखाया जाता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिख रखा है इसके ऊपर। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर ही चार्ज है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको ऑक्सीनियम आयन बोलते हैं। ऑक्सीनियम कंडीशन दिस एंड दिस इज क्लोराइड। ओके, और ये दोनों आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें साल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, साल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर? तो साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीनियम साल्ट का नाम देते हैं। अब आइए इसका नाम क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। इसका नाम जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये दोनों क्या है। इस मेंबर का नाम है डाई एल्किल। यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं डाई एल्किल। डाई एल्किल वर्ड यूज करने के बाद इसका नाम लिखेंगे ऑक्सीनियम एंड देन इसका नाम लिखेंगे जो भी आपके पास हो, ये हो जाएगा डाई एल्किल ऑक्सीनियम क्लोराइड। क्लोराइड क्लियर? ऑक्सीनियम साल्ट बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा C2H5O, C2H5 और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से दिखाइए। HCl ऐसे हो कंसंट्रेटेड ही होनी चाहिए और कोल्ड में होनी चाहिए। इस कंडीशन से ये क्या बना देगा, C2H5O, C2H5 एंड देन H इसके साथ ऐसे रहेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव, ये कंडीशन रहेंगे। क्लियर? तो ये क्या होगा, इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाइए, इसको क्लोराइड को नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। इसको लिखेंगे डाई एथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड, डाई एथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड। ओके, आई होप चीजें समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अगर मान लेते हैं कि इस रिएक्शन की जगह पे एक रिएक्शन और हम लेते हैं और यहाँ पे हम H2SO4 लेते हैं, क्या लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा ये बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने लिखा C2H5O, C2H5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इस तरीके से है और प्लस H2SO4 को ये भी आपका क्या होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, कोल्ड में रिएक्शन होना चाहिए। क्या देखा, C2H5O हाइड्रोजन C2H5 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज HSO4 नेगेटिव। क्लियर? इसका नाम क्या है, डाई एथिल ऑक्सीनियम हाइड्रोजन सल्फेट।
डाइएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देख लिया कि आपने ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसे करना। तो रिएक्शंस को ध्यान में रखना है कि कब हमारा ऑक्सोनियम साल्ट बनता है और कैसे बनता है इस बात को। अगर इतनी सी चीज पढ़ लेते तो हमारे पास कितने भी लगभग रिएक्शन है वो रिएक्शन हमने पढ़ लिया। इसके अलावा भी अब जैसे आपने कहा कि ये लेविस बेस है, अगर ये लेविस बेस है तो डेफिनेटली ये लेविस एसिड के साथ में रिएक्शन कर सकता है, और लेविस एसिड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो इथेरेट का फॉर्मेशन करता है। इथेरेट का फॉर्मेशन कैसे करता है? अब आपके पास आता है लेविस एसिड कौन से है, तो लेविस एसिड जानने के बोरान ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसेट्रा आपके पास क्या होता है AlCl3 का नाम लेते हैं, BF3 का नाम लेते हैं, लिग्नाइट रीजन कुछ ऐसे हमारे पास हो जाते हैं जो आपका क्या होता है लेविस एसिड होता है। और इस लेविस एसिड के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ करके आपका क्या बना देगा, ये भी एक टाइप का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए इसको समझते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला आपका क्या था, पहला जो आपका था वो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन के केस में बनाता है। सेकंड नंबर आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट कब बनता है ये बात हमने देखा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ तीसरा इसी का क्या है, चलिए इसको एक ऐसे कर ले, 2 ये 3, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये बात आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया कर रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बनता है ड्यू टू द स्पेशल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। इसमें कैसे होता है ये बात जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि इधर हमारा लेविस बेस है, अगर लेविस बेस है तो लेविस एसिड जो आपके होते हैं, लेविस एसिड जैसे बोरान ट्राइक्लोराइड, AlCl3 इसेट्रा या RMgS, ये कुछ हमारे पास होता है। इसके साथ आपका ईथर मिलकर इथेरेट बनाता है, इथेरेट का फॉर्मेशन करता है। इथेरेट कैसे होते हैं ये बात जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो डेफिनेटली अगर इसको उसमें भी रखते तब भी ये काम चल जाता है। क्लियर? आइए इथेरियल ऑक्सीजन की वजह से होगा, आइए समझते हैं। जैसे आपने लिखा R ऑक्सीजन और प्लस इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसका रिएक्शन कर देते बोरान ट्राइक्लोराइड, तो ये क्या करेगा, सीधे इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये लेविस एसिड है और ये लेविस बेस है। क्लियर? ओके। अब ये क्या बना देगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बना देगा, R दिस ऑक्सीजन गोस टू BF3। ये आपका इथेरेट का फॉर्मेशन हो गया, इथेरेट का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम लिखना तो बोरान ट्राइक्लोराइड, और फिर आप इसको क्या लिखेंगे, जो भी इसका नाम होता है इथेरेट, जैसे आपने बोला इसका नाम लिखेंगे बोरान ट्राइक्लोराइड इथेरेट, बस इतना ही लिख दीजिएगा, कोई नहीं डाइएथिल ईथर, इस तरह कुछ नहीं लिखना रहेगा ना कुछ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, प्लस AlCl3। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम को ये दे देगा, ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 AlCl3 CH2 CH3, ओके। क्या हो जाएगा, ट्राई एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम
ट्राइक्लोराइड इथरेट, सिर्फ इतना लिख दीजिए इथरेट, हो गया, कंप्लीट हो गया इथरेट। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में भी ऐसे होगा, ग्रिग्नार्ड रीजन इथरेट लिख दीजिएगा वहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में मैग्नीशियम के साथ में जुड़ते हुए दिखा दीजिएगा, बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजन इथरेट। ओके, आई होप क्लियर था। आई ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में भी रिएक्शन दे देते हैं, रेड कर दें। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजन की अगर बात करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन को हम ऐसे लिखते हैं एमजी और फिर एच लिख दे और फिर आर एम जी एच इस तरह से लिख दे। ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा यहाँ पे मैग्नीशियम, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं CH3CH2O का नहीं, होल टॉइस O होनी चाहिए यहाँ पे, होल टॉइस O इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे होनी चाहिए यहाँ पे CH2 CH3 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इसको देगा। लेकिन आपके पास दो मॉलिक्यूल्स, अगर दो मॉलिक्यूल्स है तो इस चीज को हम ऐसे दिखाएंगे CH3 CH2O और फिर यहाँ पे Mg इस तरीके से और फिर O यहाँ पे और CH2 CH3 और फिर यहाँ पे आगे भी आपके पास H था और फिर आपके पास R, क्लियर। ये आपके कंडीशन हो जाएंगे। या अगर आप इसको दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा दीजिएगा C2H5, इधर ये C2H5 तो C2H5 का होल टॉइस यहाँ पे भी होल टॉइस, ओके, हाँ 2 4 2 4, ठीक, ओके, ये कंडीशन। इसको आप लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन इथरेट, क्लियर। ये कंडीशन आपके कितने हो जाएंगे, लेविस जो बेस की तरह आप यूज कर रहे थे ड्यू टू द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ड्यू टू द इथेरियल ऑक्सीजन, जो आपने यहाँ पे लिखा, इसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा था। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम क्लीवेज को लेकर के आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट।